हम लोग बात करने वाले थे न्यायालयों की शक्ति, न्यायालयों के वर्ग। सबसे पहले हम लोगों ने देखे थे सेक्शन 6 में न्यायालयों के प्रकार वो कितने हैं। अब न्यायालयों की शक्ति, इस पर बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले न्यायालय कितने प्रकार के हैं, अब उनकी शक्तियों के बारे में बातचीत शुरू हो जाएगी। इसलिए सेक्शन जो 21 है इसे सेक्शन 6 इसके साथ में पढ़ना चाहिए। आपराधिक न्याय प्रशासन जिन प्राधिकारियों के आधार पर चलता है उनमें लोक अभियोजक भी है, उनमें दंड न्यायालय ये भी है, इसमें कारागार के प्राधिकारी ये भी है, और पुलिस का रोल ये भी है। इसलिए पुलिस अधिकारियों की शक्तियां, जनता कब उन्हें सहायता करेगी, वे अन्वेषण करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, इन सब बातों का विस्तृत वर्णन ये आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इसमें मिलता है। इसके अतिरिक्त कारागार प्राधिकारी, इनके संबंध में भी संक्षिप्त वर्णन, विस्तार से वर्णन ये कारागार के प्राधिकारियों की शक्तियों को और कारागार के प्राधिकारियों के कार्यों को विनियमित करने के लिए अलग से जेल मैनुअल बनाया गया है, उससे विनियमित होता है। लेकिन जेल मैनुअल जो कुछ विनियमित करता है वो कारागार प्राधिकारी और कारागार में निरुद्ध व्यक्ति। लेकिन कारागार में निरुद्ध व्यक्तियों का जितना संबंध न्यायालय से हो सकता है उसके संबंध में आपने सीआरपीसी में भी पिछली देखा था कि कारागार प्राधिकारियों के संबंध में कुछ प्रावधान बनाए गए थे, और यह भी बताया था कि बीएनएसएस या सीआरपीसी के लिए कारागार किस स्थान को माना जाएगा। जिस स्थान को आप कारागार अभी मानते हैं जरूरी नहीं है कि वो हमेशा कारागार ही रहेगा। राज्य सरकार ये जिस स्थान को कारागार के रूप में मान्यता दे देगी वो स्थान कारागार समझा जाएगा। जरूरी नहीं है कि वो कारागार ही हो। राज्य सरकार किसी व्यक्ति विशेष के लिए किसी भी स्थान को कारागार ये घोषित कर देगी, और राज्य सरकार ने किसी व्यक्ति विशेष के लिए अगर किसी स्थान को कारागार घोषित किया तो वो स्थान उस व्यक्ति के लिए कारागार ही समझा जाएगा। जैसे गौतम नवलखा को होम डिटेन किया था, घर में निरुद्ध किया था, तो घर भी कारागार बन सकता है। घर और कारागार में फर्क यही है, घर में आपकी मर्जी चल रही है, कारागार में आपकी मर्जी नहीं चल रही है। कारागार नियमों से शासित होगा, कारागार जो स्थान होगा उसमें जो व्यक्ति होगा वो नियमों से शासित होगा। तो कारागार प्राधिकारी इनके बारे में भी बीएनएसएस में भी है और सीआरपीसी में भी था। लेकिन मुख्यतः जो आपराधिक न्याय प्रशासन है वो दंड न्यायालय इनके आधार पर चलता है। इसलिए दंड न्यायालयों के प्रकार ये सबसे पहले आपको बताई गई धारा 6 में। फिर दंड न्यायालयों का गठन यह बताया गया कि दंड न्यायालय गठित कैसे होंगे, और कोई भी न्यायालय कानून के द्वारा ही गठित होता है। ऐसा नहीं होता कि सरकार न्यायालयों का गठन कर दे। सरकार जिसका गठन करती है वो न्यायाधिकरण होता है, वो ट्रिब्यूनल होता है, और चूंकि वो भी न्याय निर्णय का काम करता है, न्यायालय जैसा काम करता है, इसलिए उसे सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, कोएसी जुडिशियल अथॉरिटी, और लोकप्रिय भाषा में उसे ट्रिब्यूनल ये कहा जाता है। तो न्यायालय ये अधिनियम के द्वारा गठित होता है,
अर्थात न्यायालय का गठन विधायिका के माध्यम से होता है, ऐसा कहा जाए तो भी ठीक है। ठीक है, कानून से होगा न्यायालय का गठन, और कानून हमेशा विधायिका का होगा। तो आपने देखा था धारा 6 में दंड न्यायालयों के प्रकार बताए गए, और आपने देखा था कि धारा 8 से शुरू हुआ था मसला, ठीक है, और आपका धारा 17 तक गया था। उसमें दंड न्यायालयों का गठन, उनकी अधिकारिता, उनका अधीनस्थ होना आदि आदि विषयों पर बात हुई थी। धारा 6 में जो दंड न्यायालय बताए वे कैसे गठित होंगे, तो कहा था न्यायालय अगर न्यायिक मजिस्ट्रेटों के तो राज्य सरकार वो संगठित करेगी, वो स्थापित करेगी, लेकिन राज्य सरकार विल नॉट बी द एक्सक्लूसिव अथॉरिटी। ठीक है, वो परामर्श करेंगे उच्च न्यायालय से, और यही स्थिति सेशन न्यायालयों की थी। उनका गठन भी धारा 8 के मुताबिक राज्य सरकार कर रही थी, किंतु उसमें पीठासीन अधिकारी इसकी नियुक्ति उच्च न्यायालय ये कर रहा था। तो आप देख रहे हैं कि पहले प्रकार, फिर दंड न्यायालयों का गठन, और फिर दंड न्यायालय उसमें अभियोजन का संचालन करने के लिए जो अभियोजन अधिकारी होंगे उनकी नियुक्ति कैसे होगी, क्योंकि वो भी एक पार्ट है आपराधिक न्याय प्रशासन का। उनके बिना भी आपराधिक न्याय प्रशासन गति नहीं पकड़ सकता। इसलिए धारा 18, धारा 19, धारा 20 अभियोजन निदेशालय का गठन हुआ, और अभियोजन निदेशालय ने ये काम करना शुरू किया। अर्थात अभियोजन निदेशालय को एक काम सौंपा गया कि वो मामलों के त्वरित निस्तारण की चिंता करें, अपराधों की गंभीरता के मुताबिक त्वरित निस्तारण की चिंता कौन प्राधिकारी करेंगे, इस विषय पर बात हुई। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, ये सारे चिंता करेंगे। तो आप देखेंगे बिल्कुल कानून जिस ढंग से अधिनियमित होता है, तो अधिनियमन में भी एक योजना दिखाई देती है। उस योजना पर ध्यान जरूर देना चाहिए। अगर कोई काम किया जा रहा है तो काम के किए जाने में एक व्यवस्था है, एक तरीका है काम के किए जाने में। पहले प्रकार, फिर गठन, फिर न्यायालयों में काम करने के लिए अभियोजन अधिकारी, और अब न्यायालयों की शक्तियां। आगे हम लोग देखेंगे न्यायालय के लिए विचारण, ठीक है, का क्षेत्र यह निर्धारित होगा, जिसे उनकी स्थानीय अधिकारिता यह कहा जाएगा। लेकिन अब उनकी ताकत बताई जा रही है कि जो दंड न्यायालय है इनकी शक्तियां क्या है, वे क्या कर पाएंगे, किन मामलों का विचारण करेंगे, कितनी सजा दे पाएंगे, जुर्माना कितना लगाएंगे, कोई जुर्माना न दे तब क्या करेंगे। लेकिन इनकी मूल रूप से जितनी शक्ति है दंड देने की, अगर किसी ने जुर्माना नहीं दिया तो उससे ज्यादा सजा ये इन्हें नहीं देने की अधिकारिता होगी। जुर्माना न देने की सूरत में कितनी अधिकारिता होगी, इन सारी बातों को अब इस चैप्टर में तय किया जाएगा। और क्रमानुसार देखें तो अब इस चैप्टर में यही होना चाहिए। आप कहते अध्याय याद नहीं होते, एक्ट के अध्याय खूब याद होंगे। आप उस व्यवस्था को पकड़ने की कोशिश करिए।
जिस व्यवस्था के मुताबिक अधिनियम अधिनियमित हुआ है, आप उस तरीके को देखेंगे तो चैप्टर ऑटोमेटिकली याद होते चले जाएंगे। आपने देखा था परिभाषा खंड 2A था, जो श्रव्य दृश्य आदि की बात कर रहा था। 2B था जमानत, 2C था तो जमानत के बाद जमानत पत्र ही होने चाहिए। भाई जमानत के आदेश के बाद क्या होना चाहिए? जमानत पत्र लिखा है, ठीक है। फिर 2D में क्या होना चाहिए? जमानत पत्र में बंध पत्र, बॉन्ड ये होते हैं, वो होना चाहिए, है, ठीक है ना। 2E में कुछ गड़बड़ हुआ है, ठीक है। अच्छा, 2A में आपका, ठीक है, श्रव्य दृश्य, और 2B में जमानत, और 2C में फिर जमानती अपराध यही होना चाहिए, है। 2D में जमानत होनी चाहिए, है। 2E में बंध पत्र होना चाहिए, है। फिर 2F में आरोप है, ठीक है। 2G में संज्ञेय अपराध है, 2H में परिवाद यह है, 2I में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, 2J में उच्च न्यायालय है। अकॉर्डिंगली आप देखते चले जाएंगे तो एक व्यवस्था दिखती चली जाती है, और वही व्यवस्था यहां दिखाई देगी। 3, 4, 5, 6, 7, 8 आपने सारे देखे। तो अब कहता है दंड न्यायालयों की शक्ति। न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय है, दंड शब्द लगाना जरूरी नहीं, क्योंकि हम अध्ययन किसका कर रहे हैं? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसका अधिनियमन यही अपराधों के विचारण और अपराधियों को दंडित करने की प्रक्रिया, इसको विनियमित करने के लिए हुआ है। तो बार बार दंड न्यायालय शब्द, इसका इस्तेमाल गैर जरूरी है। जब इस्तेमाल गैर जरूरी तो विधायिका गैर जरूरी काम करती नहीं, इसलिए दंड शब्द का लोप है। केवल एक बात कह रहा, न्यायालयों का गठन। अब न्यायालयों की शक्ति, गठन तो हो ही चुका है। न्यायालयों की शक्ति ये बता रहा है, और न्यायालयों की शक्ति बता रहा, इसका मतलब दंड न्यायालयों की शक्ति बता रहा। और यहां न्यायालय से क्या अभिप्रेत है? विचारण न्यायालय, क्योंकि न्यायालय शब्द जब भी लिखा होगा बिना किसी विशेषक शब्द के, तो उससे जो कुछ आशयित होता है वो विचारण का न्यायालय यही आशयित होता है, क्योंकि विचारण के न्यायालय के बाद जो कुछ होता है वो अपीलीय न्यायालय उसमें होता है। जब कानून की गलती होती है तो पुनरीक्षण न्यायालय इसका समक्ष होता है, और जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आप जाते हैं तो रिट न्यायालय के समक्ष समावेदन ये प्रस्तुत करते हैं। इसलिए प्रक्रिया विधियों में जब न्यायालय शब्द का उपयोग होगा बिना किसी एक्सक्लूसिव वर्ड के, बिना किसी एडजेक्टिव के, तो उससे विपरीत होगा हमेशा विचारण का न्यायालय है। तो यहां कहता है न्यायालयों की शक्ति। तो न्यायालयों के संबंध में सबसे पहली शक्ति जिस पर विचार किया जाता है वो ये कि अपराध जो न्यायालयों द्वारा विचारणीय होंगे, यानी अपराधों के विचारण के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यायालयों की क्या शक्ति होगी। सबसे पहला जो विचार होता है वो इसी बात को देखने के लिए होता है। तो कहता है न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय है, अपराध जिन न्यायालयों के द्वारा विचारणीय है उनकी सूची उसे देने का काम ये कर रहा है। कहता है इस संहिता के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, यानी कोई अन्य उपबंध हैं तो उनके अधीन रहते हुए
भारतीय न्याय संहिता 2023 के अधीन किसी अपराध का विचारण उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। इस संहिता के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, यानी उच्च न्यायालय जब विचारण करेगा तो इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहकर करेगा। आपकी सबसे बड़ी गलती यही होती है, जैसे उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के नाम आते हैं, आपकी बुद्धि कुंद हो जाती है और आपको ऐसा लगने लगता है कि मानो वो कुछ भी कर सकते हैं। वो जिस जुडिक्शन का प्रयोग कर रहे हैं, उस जुडिक्शन का प्रयोग करने में वो जो कुछ कानून के मुताबिक कर सकते हैं सिर्फ वही करेंगे, क्योंकि वे कानून के न्यायालय हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय में अंतर्निहित शक्ति है और उसकी अंतर्निहित शक्ति उसे इजाजत देती है। जब अंतर्निहित शक्ति पर हम लोग पहुंचेंगे तब विस्तार से देखेंगे कि इनहेरेंट पावर, अंतर्निहित शक्ति क्या चीज है। लेकिन यहां प्रासंगिक है, इसलिए सिर्फ इतना समझ लेना पर्याप्त है कि न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति न्याय करने के लिए होती है। अंतर्निहित शक्ति का मतलब तुम जिस उद्देश्य के लिए पैदा हुए उसे करने के लिए ईश्वर ने जो क्षमता तुमको बख्शी है वही तुम्हारी अंतर्निहित शक्ति है। तो न्यायालय का गठन जिस उद्देश्य को लेकर हुआ उसे करने के लिए जो कुछ दिया गया है वही न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति है। और इसलिए कुछ विचारकों का यह भी मत है कि अगर विधियों में अभिव्यक्त उपबंध के माध्यम से किसी न्यायालय को कोई अंतर्निहित शक्ति न भी दी जाए तो भी उनमें अंतर्निहित शक्ति रहेगी, क्योंकि यह हो ही नहीं सकता कि ईश्वर किसी को कुछ करने के लिए जन्म दे और उसे वो करने के लिए क्षमता ये दे ही ना। उल्टा कहते हैं कि तुम में जो क्षमता है उस हिसाब से ईश्वर तुमसे ये काम नहीं कराना चाहता, कुछ और कराना चाहता है। तो इसका मतलब क्षमता के आधार पर व्यक्तित्व की पहचान ये भी होती है। तो जब न्यायालय इसका गठन न्याय करने के लिए हुआ है तो इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि न्याय करने के लिए जो कुछ जरूरी है अगर वो विधायिका के द्वारा प्रक्रिया के रूप में अधिनियमित नहीं भी किया गया है तो भी ये माना जाना चाहिए कि प्रक्रिया में विधायिका ने जिसे उल्लिखित करने का लोभ किया है वो भी न्यायालय को प्राप्त है अंतर्निहित शक्ति के रूप में। और यही अंतर्निहित शक्तियों से संबंधित जो प्रावधान है सीपीसी में चाहे 151 हो और चाहे सीआरपीसी में, पुरानी सीआरपीसी में धारा 482 और बीएनएसएस में संबंधित प्रावधान, सब वही बात कहते हैं कि इस संहिता में अगर कुछ प्रावधानित है तब तो उसका पालन होगा। क्योंकि अगर विधायिका ने स्वयं ये बताया है कि न्याय इस ढंग से किया जाए तो आप उसका पालन करिए, लेकिन नहीं बताया तो चूंकि विधायिका ने ही अधिनियम के माध्यम से न्यायालय का गठन किया है तो ये माना जाना चाहिए कि विधायिका जो न्याय करने के लिए जरूरी है विशेष मामले में उसकी शक्ति न्यायालय को देने की इच्छा रखती है, ये माना जाना चाहिए। और संविधियों का निर्वचन संविधि की भावना के मुताबिक होना चाहिए। तो कई विचारकों का मत यह भी है कि अंतर्निहित शक्ति, इससे संबंधित प्रावधान अगर न भी हो तो भी अंतर्निहित शक्ति न्यायालयों को रहेगी। ये कहना ठीक नहीं है कि अगर प्रक्रिया विधि में अंतर्निहित शक्ति नहीं दी गई है तो न्यायालय को अंतर्निहित शक्ति नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अंतर्निहित शक्ति का उपयोग तभी होना चाहिए जब अभिव्यक्त शक्ति कम पड़ जाए। इसलिए अंतर्निहित शक्ति के उपयोग के संबंध में हमेशा एक सिद्धांत काम करता है
और वो सिद्धांत ये है कि अगर विधायिका ने अभिव्यक्त रूप से कुछ लिखा है तो सर्वप्रथम सम्मान उसी का होगा। जब कोई परिस्थिति ऐसी आए जिसमें अभिव्यक्त शक्ति जो कानून के माध्यम से न्यायालय को दी गई है वो न्याय करने में असफल हो जाए, तब अंतर्निहित शक्ति का उपयोग होना चाहिए। न्यायालयों का गठन स्वयं विधायिका करती है। उच्च न्यायालय दंड न्यायालय है, लेकिन हम लोगों ने देखा था उच्च न्यायालय के गठन संबंधी कोई प्रावधान नहीं थे। उच्च न्यायालय दंड न्यायालय ये हम नहीं कह रहे, सेक्शन 6 कहता है, वो कहता है दंड न्यायालय, उच्च न्यायालय और अनेक विधियों में गठित जो दंड न्यायालय हैं उनके अतिरिक्त निम्न प्रकार के होंगे। इसका मतलब वो तो 2 होंगे ही होंगे, और जो अतिरिक्त धारा 6 ने दंड न्यायालय बताए हैं उनका गठन धारा 8, 9, 10 इन सब में हुआ है। लेकिन उच्च न्यायालय के गठन ये कानून के मुताबिक है, लेकिन वो कानून सीआरपीसी नहीं है। वो कानून कौन सा है? भारत का संविधान। लेकिन भारत का संविधान भी कानून है, और उच्चतम न्यायालय इसीलिए है क्योंकि 124 अनुच्छेद कहता है भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा, इसीलिए भारत का एक प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। मेरा ख्याल है अनुच्छेद 215 वो ये कहता है। ये तो थोड़ा एकदम बेयर याद नहीं है। तो कानून न्यायालय का गठन करता है। न्यायालय ऐसा प्राधिकारी नहीं है जिसका गठन कोई भी कर देगा। तो उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय संगठित हैं भारत के संविधान में, लेकिन उन्हें अन्य विधियों में भी अधिकारिताएं दी गई हैं। उनका गठन संविधान में जरूर हुआ, इसलिए उनके संगठन से संबंधित प्रावधान अन्य विधियों में दिए जाने न तो संभव है और न ही उनकी कोई जरूरत। उनका गठन तो हो ही गया। लेकिन फिर भी जो भारत का संविधान है वो उनकी जो जिन शक्तियों को वर्णित करता है उनके अतिरिक्त भी उन्हें अनेक विधियों में अधिकारिताएं प्रदान की जाती हैं, और उन अधिकारिताओं के स्वयं कई प्रकार हैं। जैसे सीआरपीसी में पुरानी हम लोग देखते थे धारा थी 483, तत्व संबंधी प्रावधान बीएनएसएस इसमें भी है। वो क्या कहती थी? वो उच्च न्यायालय को अधिकारिता देती थी न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों पर अधीक्षण संबंधी शक्तियों का उपयोग करने की। पुरानी सीआरपीसी में धारा 406, 407 ये थी जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को स्थानांतरण संबंधी शक्तियां दे रही थी, और वे शक्तियां भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त नहीं है। उन्हें सीआरपीसी में भी ये अधिकारिताएं उच्चतम न्यायालय को दी गई हैं और उच्च न्यायालय को भी मिली हैं। यद्यपि उच्चतम न्यायालय तो क्रिमिनल कोर्ट है ही नहीं, वो किसी मामले का विचारण नहीं कर सकते, दांडिक मामले का। लेकिन उच्च न्यायालय ये दांडिक विचारण का भी न्यायालय है। तो जब वो दांडिक विचारण करेगा, ठीक है, अभी तक किया नहीं है मेरी जानकारी के मुताबिक, हो सकता किया भी हो, मेरी जानकारी में नहीं है। तो उच्च न्यायालय जब विचारण करेगा तो इस संहिता के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसा नहीं होगा कि उच्च न्यायालय जब दंड न्यायालय के रूप में विचारण करे तो भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करने लगे। ये नहीं होगा। उन्होंने शब्द लिखे हैं, इस संहिता के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए। आगे हम लोग देखेंगे आएगा कि अगर उच्च न्यायालय के समक्ष विचारण चल रहा है तो साक्ष्य के अभिलेखन की विधि क्या होगी,
भाई सत्र न्यायालय के समक्ष विचारणा चलेगा तो साक्ष्य अभिलेखन की विधि ये दी गई है प्रक्रिया संहिता में, सीआरपीसी में आप देखते थे 273, 274, 275, 276 तब संबंधित प्रावधान बीएनएसएस में भी है। तो साक्ष्य का अभिलेखन कैसे होगा? प्रक्रिया उच्च न्यायालय के समक्ष विचारण की दी नहीं गई सीआरपीसी में। कौन से विचारण की प्रक्रिया? समरी ट्रायल, समन ट्रायल, वारंट ट्रायल, सेशन ट्रायल, यही तो है। तो उच्च न्यायालय के समक्ष किस विचारण की प्रक्रिया ये फॉलो होगी, ये भी बताया है उन्होंने आगामी सेक्शंस में कि वारंट, ठीक है, सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण की जिस प्रक्रिया का पालन किया जाता है वही उच्च न्यायालय के समक्ष दांडिक विचारण के चलने पर विचारण की प्रक्रिया ये होगी। न तो वारंट ट्रायल चलेगा, न समन ट्रायल, और न ही समरी ट्रायल। ठीक है, तो दंड न्यायालय की जो शक्ति है वो इस संहिता के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, यानी यहां जो कुछ लिखा है सत्र न्यायालय विचारणा करेगा, मजिस्ट्रेट का न्यायालय विचारणा करेगा, लेकिन कैसे करेगा? बात यह भी तो है। अगर केवल यहां यह लिख दिया जाए विचारणा की शक्ति, बाकी कुछ ना लिखा जाए, तो न्यायालय कहेगा विचारणा की शक्ति हमें दी गई, हम जैसे चाहेंगे विचारणा करेंगे। यद्यपि अगर विचारणा का तरीका विधायिका ने आगे बता दिया है तो भले ही यहां से यह शब्द हट जाए इस संहिता के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, फिर भी माना यह जाएगा कि विवक्षित रूप से किसी भी ढंग से विचारणा करना रोका गया है, क्योंकि रोकने के स्वयं दो तरीके हैं। एक अभिव्यक्त मना करना, जैसे यहां कहा इस संहिता के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, इसको तो विचारणा करोगे तो इस संहिता के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए ही करोगे। लेकिन विचार, ठीक है, मना करने का एक तरीका विवक्षित ये भी तो है। हम यहां कुछ नहीं कहेंगे, हम यहां सिर्फ यही कहेंगे कि न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणी है वो ये है, वो इन अपराधों का विचारण करेंगे। यह हम ये लिखेंगे ही नहीं कि इस संहिता के अनुबंधों के अधीन रहते हुए, लेकिन आगे विचारण की प्रक्रिया हमने दे दी। तो अगर सेम एक्ट में विचारण की प्रक्रिया दी गई है और सेम एक्ट में विचारण की शक्ति दी गई है, लेकिन विचारण की शक्ति देते समय सिर्फ इन शब्दों का लोप हो गया कि आप विचारण में उस प्रक्रिया का प्रयोग करेंगे जो प्रक्रिया आगे हम बता रहे हैं, तो भी माना यही जाएगा कि दोनों एक ही कानून का भाग हैं, इसलिए आपको विचारण उसी प्रक्रिया से करना है। लेकिन एक झंझट, निर्वचन के लिए एक स्थान, यह बचा रहेगा और फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों की दौड़ लगेगी, क्योंकि कानून के अधिकृत व्याख्याकार वही हैं और मामला डिले होगा। इसलिए बेंथम की टेक्निक का उपयोग किया गया है और उन्होंने कहा कानून अभिकल्पना में, संसर्ग में पूर्ण होना चाहिए। संसर्ग अर्थात कानून को जिन विषयों से संव्यवहार करना है उन सभी विषयों के संबंध में प्रावधान ये प्रक्रिया बनाते समय ध्यान में रखे जाने चाहिए, यह विधि का अधिनियमन करते समय ध्यान में रखा जाना है, और अभिकल्पना इसमें भी पूर्ण होना चाहिए। जो जो हो सकता हो सारी बातें आपके ध्यान में हो और फिर आप कानून बनाएं। इसीलिए कानून बनाने के लिए विशेषज्ञ प्राधिकारी ये रहते हैं जिन्हें आप सेलेक्ट कमेटीज, प्रवर समिति इनके नाम से जानते हो, जिनके पास आजकल वक्फ बोर्ड का मामला गया हुआ है। वो कानून बनाने के एक्सपर्ट अथॉरिटीज, सेलेक्ट कमेटीज, वो पार्लियामेंट की होती है। तो यहां कहता है इस संहिता के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए भारतीय न्याय संहिता 2023 के अधीन किसी अपराध का विचारण उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। बड़ी सिंपल बात कही, लेकिन कानून में कुछ भी कहा जाए वो सिंपल नहीं होता। उसने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कोई अपराध उसका विचारण उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। मीनिंग दे रहे भाई, एक तो उच्च न्यायालय ट्रायल कोर्ट बन गया, एक तो उच्च न्यायालय
विचारण का न्यायालय बन गया। इस लाइन का मतलब ही ये निकला कि भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत किसी भी अपराध का विचारण उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। और ये बात पहले धारा 26 में लिखी हुई थी, अब धारा 21 में लिखी है। किसी भी अपराध का, इसका मतलब ये हुआ अपराध जुर्माने द्वारा दंडनीय है, उसमें 2 महीने की सजा है या उसमें मृत्युदंड प्रोवाइड है, इससे मतलब ही नहीं है। वो मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा विचारणीय है, वो सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, कोई मतलब नहीं। भारतीय न्याय संहिता 2023 द्वारा जो कृत्य या लोक अपराध बताए गए हैं, क्योंकि अपराध अपने में कुछ नहीं है, अपराध अंततः कृत्य या लोप है। ऐसा कृत्य या लोप जो समाज की न्यूनतम नैतिकता के विरुद्ध यह समझा गया है, और इसलिए उसका करना न सिर्फ प्रतिषिद्ध किया गया है कि आप ऐसा नहीं करोगे, सिर्फ इतना नहीं कहा गया है, न सिर्फ प्रतिषिद्ध किया गया है बल्कि दंडनीय यह भी बनाया गया है। हमने आपसे कहा दैनिक जीवन में भी ऐसा होता है, बहुत बार आपको सिर्फ एक काम से रोका जाता है और कई बार आपको पीटा भी जाता है काम से रोकने के अलावा वो काम करने पर। तो वो काम इतना खराब होता है कि संरक्षक आपको पीटे बिना रह ही नहीं पाते कि तुमने ऐसे कैसे कर दिया, और कई बार सिर्फ रोकने से काम चल जाता है। तो काम जब समाज की न्यूनतम नैतिकता, यानी तुम इतने नीच निकले कि विचारों की चोरी तो करते ही थे, कॉन्सेप्ट तो चुराते ही थे, अब तुम फिजिकल चीजें भी चुराने लगे, तो उसे चोरी के तौर पर दंडित किया जा रहा है। अन्यथा तो विचारों की चोरी भी चोरी ही है, लेकिन विचारों की चोरी तब भी क्षम्य है, अब तुम दूसरे की फिजिकल चीजें ही चुराओगे जो उसने अपनी सुख सुविधा और आराम के लिए खरीदी है। तुम काहिल हो, आलसी हो, खुद तो कुछ इकट्ठा नहीं करते, और दूसरा जो अपनी सुख सुविधा और आराम की चीज इकट्ठा करता है, जिसे संपत्ति के नाम से जाना जाता है, तुम चुरा ले गए, उसे सदोष हानि कारित की और खुद को सदोष लाभ, जिसका तुम्हें कोई हक नहीं, तो फिर तुम्हें दंडित होना चाहिए। यह अपराध है, और इसे भारतीय न्याय संहिता और पहले भारतीय दंड संहिता इसमें चोरी के रूप में परिभाषित किया गया था। तो कहता है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 इसमें परिभाषित कोई अपराध हो वो उच्च न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अब सवाल ये कि उच्च न्यायालय विचारण करेगा और मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराध इसका विचारण कर रहा है, तो विचारण की प्रक्रिया कौन सी इस्तेमाल होगी? मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष विचारण की प्रक्रिया वो इस्तेमाल होगी, सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण की प्रक्रिया ये इस्तेमाल होगी, समरी ट्रायल चलेगा, क्या होगा? और मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष विचारण की प्रक्रियाएं 2 हैं, एक सम्मन, दूसरा वारंट। अब फिर समस्या आ जाएगी, इसीलिए लिखा इस संहिता के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए। इन शब्दों को लिखने की जो जरूरत है वो ही इसलिए, इन शब्दों के माध्यम से वो इस सारी कमी को पूरा कर दिया गया। आगे हम लोग देखेंगे, लिखा मिलेगा, पहले शायद धारा 475 थी, 475 ही थी या 474, जिसमें यह लिखा 474 थी पहले, जिसमें यह लिखा था 474 ही थी, जहां तक मुझे याद पड़ता है, कि उच्च न्यायालय किसी भी मामले का विचारण करेगा तो सत्र न्यायालय के विचारण की प्रक्रिया इसके मुताबिक करेगा, किसी भी अपराध का विचारण करें। तो मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध भले ही वो सम्मन ट्रायल के रूप में विचारित किए जाने योग्य है, अगर उसका विचारण का निर्णय स्वयं उच्च न्यायालय ने ले लिया तो फिर सत्र न्यायालय द्वारा विचारण की प्रक्रिया यही इस्तेमाल होगी। फिर सेशन ट्रायल जैसे चलता है वैसे ही चलेगा मामला। सेशन ट्रायल कैसे चलता है ये जब सेशन ट्रायल पर पहुंचेंगे तब देखेंगे, अभी फिलहाल तो हम न्यायालयों की शक्ति इसके बारे में बात कर रहे हैं। कहता उच्च न्यायालय किसी अपराध का विचारण ये कर सकता है और सेशन न्यायालय द्वारा
भारतीय न्याय संहिता 2023 के अधीन किसी अपराध का विचारण सेशन न्यायालय द्वारा किया जा सकता है या किसी अन्य ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके द्वारा उसका विचारणीय होना प्रथम अनुसूची में दर्शित किया गया है। यानी ये शब्द कि जिसके द्वारा उसका विचारणीय होना प्रथम अनुसूची में दर्शित किया गया है, ये सेशन न्यायालय और अन्य ऐसे न्यायालय, ठीक है ना, दोनों के साथ पढ़ा जाएगा, दोनों के साथ। उच्च न्यायालय इसकी बात अलग है, क्योंकि ये तो किसी भी अपराध का विचारण ये कर सकता है। और बाकी प्रथम अनुसूची जिस अपराध का विचारण सेशन न्यायालय द्वारा किया जाना दर्शित करती है, उस अपराध का विचारण सेशन न्यायालय द्वारा, ठीक है। किसी अन्य ऐसे न्यायालय द्वारा तो प्रथम अनुसूची अन्य न्यायालय जो सेशन न्यायालय के अतिरिक्त विचारण न्यायालय के रूप में वर्णित करती है, वो मजिस्ट्रेट का न्यायालय है। उसके अलावा प्रथम अनुसूची में तो अन्य कोई न्यायालय वर्णित है ही नहीं। इसका मतलब भारतीय न्याय संहिता, अच्छा, प्रथम अनुसूची का कोई मतलब उच्च न्यायालय से ही नहीं। उच्च न्यायालय को जो विचारण की अधिकारिता मिल रही वो धारा 6 और धारा 21 इसके सम्मिलित प्रभाव से, और आगे जो सेक्शन मिलेंगे हमें उच्च न्यायालय के समक्ष विचारण चलने की दशा में प्रक्रिया आदि को प्रावधानित करने के लिए उनके प्रभाव से उच्च न्यायालय विचारण करेगा, ठीक है। तो उच्च न्यायालय प्रथम अनुसूची में वर्णित न्यायालय है ही नहीं। उसका विचारण की अधिकारिता बीएनएसएस और सीआरपीसी जो ओल्ड है उसके इन प्रावधानों के मुताबिक उच्च न्यायालय को प्राप्त हो रही है। बाकी सेशन न्यायालय उन अपराधों का विचारण करेगा, और प्रथम अनुसूची में वर्णित अन्य न्यायालय जो कि मजिस्ट्रेट का ही न्यायालय है, वो उन अपराधों का विचारण करेगा जो भारतीय न्याय संहिता में किए गए और जो प्रथम अनुसूची में उनके द्वारा विचारणीय बनाए गए, ठीक है। तो सेक्शन अपने में एकदम क्लियर है, परंतु एक परंतु ये नया जुड़ा है। नए में उसने कहा परंतु भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64, 65, 66, 67 ये बलात्कार से संबंधित धारा है, ठीक है। और मेरा ख्याल है ये लज्जा भंग करने के आशय से किए गए हमले आदि से भी संबंधित हो सकती हैं। एक बार 64 से देख लिया जाए, 64 क्या कह रहा है। नहीं, ठीक है, ये बलात्कार से संबंधित मामले कहता है परंतु भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 या 71 ये सारे बलात्कार से मामले से संबंधित मामले, बलात्कार के विभिन्न रूप और प्रकार, ये उनसे संबंधित धारा है। तो अगर बलात्कार से संबंधित अपराध किया गया है तो उसके लिए कह रहा है कि अधीन किसी अपराध का विचारण यथासाध्य ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसमें महिला पीठासीन हो। यथासाध्य जरूरी नहीं है कि उसी के द्वारा किया जाएगा, यथासाध्य, ठीक है। अक्सर होता भी है कि जहां महिला पीठासीन अधिकारी है उन्हीं को महिलाओं के संबंध में किए गए अपराधों का, ठीक है, जुडिक्शन ये दे देते हैं। यहां भी महिला संबंधी अपराधों के, ठीक है, विचारण के लिए 2 न्यायालय हैं, बल्कि 4 कहें, क्योंकि 3 पास्को के न्यायालय हैं। लेकिन पास्को बालकों के संबंध में अपराधों का विचारण करेगा, और बालक, ठीक है, स्त्री और पुरुष दोनों होंगे, उसकी अधिकारिता बालकों के संबंध में है। लेकिन कॉमनली पास्को में भी महिलाओं से संबंधित, यानी जो बालक या बालिका इस श्रेणी में आएंगी, जो मैच्योर महिलाएं उनके विरुद्ध जो अपराध होते हैं उनके लिए एफटीसी 1, ठीक है, उसका गठन है, वहां कराते हैं। और महिला संबंधी अपराध नहीं, स्पेसिफिकली महिला संबंधी अपराध तो इतनी की लज्जा भंग करने के आचरण किया गया हमला, यह भी है, 304 भी यह भी है, ठीक है, महिला के विरुद्ध नहीं। इसलिए उन्होंने स्पेसिफाई कर दिए सेक्शंस, यानी बलात्कार और
बलात्संग के प्रकार से संबंधित जो धाराएं हैं उनके अंतर्गत उद्भूत होने वाले मामलों का विचारण यथासाध्य है। यह नहीं लिखा है महिला अधिकारी यही करेंगे, यह नहीं लिखा है, यथासाध्य जहां तक संभव हो, ठीक है, महिला अधिकारी द्वारा किए जाएंगे। किसी अन्य विधि, अब ये तो भारतीय न्याय संहिता का मामला हो गया, और जब हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन 4 को, तो सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 ये कह रहा था कि अन्य विधियों के अंतर्गत जांच, अन्वेषण और विचारण तथा अन्य कार्यवाहियां भी जब तक उस अधिनियमिति में कोई अन्य प्रक्रिया न दी गई हो तब तक इसी सीआरपीसी के अंतर्गत या इसी बीएनएसएस के अंतर्गत ये किए जाएंगे। और वहां प्रक्रिया दी गई है तो उस प्रक्रिया के अधीन रहते हुए, यानी अगर वहां प्रक्रिया दी गई तो जितनी दी गई उतनी वो फॉलो, शेष यहां की फॉलो। ये हम लोगों ने सेक्शन 4 में देखा था। इसका मतलब यह हुआ कि जब दंड न्यायालय की शक्ति के बारे में हम चर्चा करेंगे तो अन्य विधि के अंतर्गत गठित जो दंड न्यायालय उनकी भी चर्चा करनी ही होगी, उसके बिना मामला अधूरा रहेगा। तो कहता है किसी अन्य विधि के अधीन किसी अपराध का विचारण जब उस विधि में इस निमित्त कोई न्यायालय उल्लिखित है, वो तो सेक्शन 4 में हम लोगों ने देख लिया था। सेक्शन 4 में उन्होंने क्या कहा था कि अन्य विधियों के अंतर्गत अपराधों का विचारण, जांच, अन्वेषण और अन्य कार्यवाही उस अन्य विधि के अधीन रहते हुए, उस अन्य अधिनियमिति के अधीन रहते हुए इस सीआरपीसी के मुताबिक की जाएगी। शब्द ये थे। इसका मतलब ये हो गया कि अगर संपूर्ण प्रक्रिया उस अन्य अधिनियमिति में दी है तो सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 लागू ही नहीं होगा। भाई सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 क्यों लागू होगा? फिर तो संपूर्ण प्रक्रिया बांधी है। जब संपूर्ण प्रक्रिया नहीं दी है तभी तो सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 लागू होने की स्थिति आएगी। अगर संपूर्ण प्रक्रिया बांधी है तो ठीक है, वहीं अपराध हुआ और वहीं विचारण की प्रक्रिया दी, वहीं अन्वेषण की प्रक्रिया दी, तो सीआरपीसी से लेना देना क्या, बीएनएसएस से लेना देना क्या। लेकिन या तो प्रक्रिया बांधी नहीं तो बीएनएसएस का ये पार्ट कि अन्वेषण, जांच और विचारण इसी संहिता के मुताबिक, और वहां दी तो संपूर्ण नहीं दी तो पूरी लाइन ऑटोमेटिकली लागू हो जाएगी कि उस अधिनियमिति के अधीन रहते हुए इसके मुताबिक की जाएगी। यानी जितनी वहां उतनी वो फॉलो, शेष ये फॉलो। ठीक है, तो जब इस प्रकार से सेक्शन 4 में ही कह दिया तो यहां जो कुछ लिखा है वो सेक्शन 4 का काउंटर पार्ट ये दिखाई देता है, उसके आगे की बात दिखाई देती है। और सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 के आगे की बात यही होनी चाहिए कि किसी अन्य विधि के अधीन किसी अपराध का विचारण जब उस विधि में इस निमित्त कोई न्यायालय उल्लिखित है, वहीं लिखा है कि स्पेशल कोर्ट होगा। जैसे एससी एसटी में लिखा है कि स्पेशल सेशन कोर्ट होगा, सेशन कोर्ट होगा वो, और स्पेशल कोर्ट होगा, उसी के द्वारा किया जाएगा। तो एससी एसटी के लिए स्पेशल कोर्ट होता है। स्पेशल कोर्ट का मतलब ये नहीं होता उसकी दीवारें स्पेशल होती हैं, छत स्पेशल होती है, जज भी कोई मुकुट उकुट पहनकर बैठता है, ये नहीं होता भाई। ये भी आप मतलब ले सकते हैं कि स्पेशल, स्पेशल प्रारूप में नहीं तब तो मैं स्पेशल है। स्पेशल यानी एससी एसटी की ही अधिकारिता है उसके पास, इस ढंग का स्पेशल कोर्ट वहां उल्लिखित है तो वही, और नहीं उल्लिखित है, ठीक है, तो फिर जब उस विधि में इस निमित्त कोई न्यायालय उल्लिखित नहीं है, ठीक है, तब उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। नहीं, उच्च न्यायालय को हर मामले में अधिकारिता, हर मामले में। और दुर्भाग्य देखें कानून की दुनिया का कि कानून के जानकार उच्च न्यायालय को ही विचारण करने वाले नहीं बताते, ठीक है, जबकि उच्च न्यायालय को हर मामले में अधिकारिता, चाहे वो मजिस्ट्रेट का न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध हो, चाहे सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध हो, किसी न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध हो, सब में अधिकारिता होगी। और कानून के जानकार कहते हैं वो तो ट्रायल कोर्ट ही नहीं है,
ठीक है, कहता है उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है या किसी अन्य ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके द्वारा उसका विचारणीय होना प्रथम अनुसूची में दर्शित किया गया। यानी प्रथम अनुसूची क्या कहती है कि जिन अपराधों में, हमने बताया था आपको प्रथम अनुसूची के 2 भाग हैं, एक में ज्यादा सेक्शन था, एक में 2 छोटा सा लास्ट में दिया है। उस अनुसूची में लिखा है कि जो अन्य विधियों के अंतर्गत अपराध होंगे उनमें से कौन से सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होंगे और कौन से मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा। ठीक है ना, या तो इसका मतलब अन्य विधि में अपराध हुआ तो या तो अन्य विधि खुद बता देगी कि इस न्यायालय द्वारा इस अपराध का विचारण किया जाएगा, तो वही करेगा। और वहां कुछ नहीं बताया तो सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 और उस विधि के, ठीक है, सम्मिलित प्रभाव से स्थिति यह आएगी कि प्रथम अनुसूची ये बताएगी कि अन्य विधियों द्वारा अपराध किए जाने की दशा में मजिस्ट्रेट का न्यायालय विचारणा करेगा या सेशन न्यायालय। तब आप प्रथम अनुसूची में वो चीज देखेंगे। और प्रथम अनुसूची का दूसरा भाग, 2 भागों में प्रथम अनुसूची है, एक भाग में आईपीसी यानी भारतीय न्याय संहिता उससे संबंधित मामले, और दूसरा जो भाग है उसका वो अन्य विधियों के संबंध में है। और उच्च न्यायालय को हर मामले के विचारण की अधिकारिता है। अब विचारण संबंधी शक्ति पूरी हो गई। हमने कहा ना दंड न्यायालय की शक्तियां कितने प्रकार की होंगी। एक तो उसके विचारण की शक्ति है और दूसरी उसकी दंड देने की शक्ति है। तो दंड न्यायालय जो उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय और अन्य विधियों के अंतर्गत गठित होंगे, उनके विचारण की अधिकारिता के संबंध में, उनकी विचारण की शक्ति के संबंध में हम लोगों ने धारा 21 इसमें बात कर ली। अब जो चर्चा चलेगी वो दंड न्यायालयों के दंड देने की शक्ति, इसके बारे में चलेगी। और इस बात का बड़ा महत्व है। दंड न्यायालय की शक्ति देने, दंड न्यायालय के दंड देने की जो शक्ति है वो प्रतिबंधित है अथवा अप्रतिबंधित। अप्रतिबंधित शक्ति नहीं है। अप्रतिबंधित शक्ति सिर्फ उच्च न्यायालय की है। बाकी सारे दंड न्यायालयों की शक्ति दंड देने के संबंध में प्रतिबंधित की गई है। आप विचारण किसी भी न्यायालय का कर लें, तो सॉरी, आप विचारण किसी भी अपराध का करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन दंड कितना दिया जाए ये मैच्योरिटी का सवाल है। बच्चे ने सिगरेट पी ली, उसका 1 थप्पड़ मारा जाए, 5 थप्पड़ मारे जाए, 10 थप्पड़ मारे जाए, कितना मारा जाए, यह सिर्फ डांटा जाए, क्या किया जाए? तो इसके लिए जरूरी है सबसे पहले यह तय हो कि बच्चे ने सिगरेट पी, तो बच्चे ने सिगरेट पी ये कोई भी तय कर सकता है। कोई भी, यानी जो रिलायबल आदमी है घर का, जिसकी बात सही मानी जाती है, वो समवयस्क भाई बहन भी हो सकता है जो समवयस्क ही, लेकिन दंड देने का अधिकार उन्हें नहीं होता। ये कहा जाता है पिताजी माताजी की ओर से कि ठीक, तुमने गलती की, तुमने हमसे क्यों नहीं बताया, तुमने खुद कैसे मारा, तुम कौन होते हो मारने वाले, आप हमें बताएंगे क्यों ऐसा कहा क्यों जाता है? आप भी तो उन्हीं के बच्चे हैं, आपसे स्नेह कम है ये इसका कारण नहीं है। ठीक है, स्नेह तो आपसे भी उतना ही है, उससे भी उतना ही है, लेकिन आप में मैच्योरिटी की कमी है। आप या तो कम देंगे या ज्यादा देंगे। आपकी पर्सनल फीलिंग्स जो भाई बहनों में एक दूसरे के प्रति पाई जाती हैं खराब नहीं होती, दुश्मनी थोड़ा ही होती है, लेकिन फिर भी एक चीज होती है, कभी आप नाराज हो तो ज्यादा पीट देंगे, कभी खुश हो तो छुपा ही लेंगे। ठीक है, तो ये जो इमेच्योरिटी है दंड के प्रश्न पर, इसलिए आप आगे देखेंगे सीआरपीसी में, देखिए जो तत्व में है वही ब्रह्मांड में है।
जिस ढंग से घर की व्यवस्था चलती है उसी ढंग से राष्ट्र की व्यवस्था चलती है। सारी व्यवस्थाओं को चलाने का जो मूल सिद्धांत है वो एक ही है। इसलिए तुम घर नहीं चला सकते तो तुम दुनिया भी नहीं चला सकते, तुम कुछ नहीं चला सकते। ये सामान्य सिद्धांत है। यद्यपि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग भी होते हैं। राम घर नहीं चला सके। अरे क्या घर चलाया भाई? पहले गुरु आश्रम, फिर विश्वामित्र के संग, फिर जंगल, जंगल में भी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए, ठीक है, फिर लड़ाई लड़ी, लेके आए, फिर पत्नी वनवास, बच्चे दूसरों के घर पैदा हो रहे, वहीं पले वहीं बड़े हुए, न तुम शिक्षा दिला पाए, न तुमको पारिवारिक जीवन तो असफल है राम का। लेकिन दुनिया को, ठीक है, आज भी राम और उनका नाम दिशा दिखाने में सक्षम है। तो एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। एक्सेप्शंस अलग बात है, लेकिन सामान्य नियम यही है कि अगर तुम घर नहीं चला सकते तो तुम दुनिया भी नहीं चला सकते। न्याय प्रशासन भी ऐसे ही चलता है। आगे हम लोग देखेंगे कि अपराध, इसका विचारण मजिस्ट्रेट कर सकेगा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, लेकिन 3 साल से ज्यादा दंड नहीं दे पाएगा। और जबकि उस अपराध में दंड कितना प्रोवाइड है? आजीवन कारावास। आजीवन कारावास जिसमें प्रोवाइड है, उस मामले का विचारणा आप करेंगे, दंड नहीं देंगे। 3 साल तक देना आपको उचित लग रहा है तो दे दीजिए। 3 साल से ज्यादा देना है तो आगे हम लोग जब सीआरपीसी और बीएनएसएस आगे बढ़ेगी तो देखेंगे, आपसे अपेक्षा की जाएगी कि अगर आपको यह लगता है इसमें ज्यादा दंड मिलना चाहिए, कमिट करिए, मैच्योर आपसे जो आपके सीनियर्स हैं वहां भेजिए। यही व्यवस्था तो घरों में है। आप दंड नहीं देंगे। दंड देना डिफरेंट बात है, दंड देना डिफरेंट बात है। और दंड चूंकि मैच्योरिटी के साथ जुड़ा है, इसलिए सारे जो दंड न्यायालय हैं उनकी जो दंड देने की शक्ति है, इसमें पर्याप्त भेद है, पर्याप्त अंतर है। क्योंकि उच्च न्यायालय बेहद मैच्योर कोर्ट है, इसलिए उच्च न्यायालय की दंड देने की शक्ति अप्रतिबंधित, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं। बेहद मैच्योर कोर्ट है, ठीक है ना। तो अगर ट्रायल कोर्ट के तौर पर उसने किसी अपराध का विचारण किया धारा 21 से प्राप्त अनुमति के आधार पर, अनुमति तो न कहें, धारा 21 से प्राप्त शक्ति के आधार पर, तो उच्च न्यायालय कोई भी दंड दे सकेगा। और चूंकि सेशन कोर्ट, इसमें आदमी जो बैठा है मैच्योर है, लेकिन फिर भी एक बार में प्राण ले लेने लायक मैच्योरिटी उसमें है, ऐसी बात नहीं है। यह यूं है, एक बार में प्राण ले लेने की भी मैच्योरिटी उसमें हो भले ही, लेकिन फिर भी अगर उसने यूज किया तो रिवाइज तो हो ही जाना चाहिए सारे मामले में। इसलिए आप देखेंगे उच्च न्यायालय, उसकी दंड देने की शक्ति अप्रतिबंधित, किंतु सेशन न्यायालय की दंड देने की शक्ति केवल मृत्युदंड के मामले में प्रतिबंधित। मृत्युदंड ये सेशन न्यायालय दे तो सकेगा, लेकिन एग्जीक्यूशन, जहां तक मृत्युदंड के निष्पादन का सवाल है, यानी मृत्युदंड एक्चुअली फिजिकली देने का सवाल है, तो वो उच्च न्यायालय से पुष्ट होने के बाद दिया जाएगा। और पुष्टिकरण की प्रक्रिया क्या होगी ये आगे बीएनएसएस जब हम लोग पढ़ेंगे तब देखेंगे। पुष्टिकरण के लिए आपको उच्च न्यायालय के पास संदर्भित करना होगा मामला, आपको यानी सेशन कोर्ट को। अभियुक्त अपील में जाए या न जाए, आप संदर्भित करेंगे और आपके संदर्भ को ऐसे सुना जाएगा मानो अभियुक्त ने अपील कर दी है, और अगर अभियुक्त अपील भी कर देगा तो दोनों साथ सुने जाएंगे। और जब पुष्ट हो जाएगा तब आपके पास पुष्टिकरण का आदेश आएगा, देन एग्जीक्यूट होगा मृत्युदंड। तो सेशन न्यायालय की शक्ति प्रतिबंधित की, किंतु सिर्फ एक मामले में। उससे कम मैच्योर सीजेएम है, एसीजेएम है, तो उन्हें 7 साल तक की सजा
ये देने की ताकत ये दी। और सबसे कम मैच्योर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, और उससे भी कम मैच्योर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास है, ऑफ द सेकंड क्लास है। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास को सिर्फ 3 साल और सेकंड क्लास को सिर्फ 1 साल, क्योंकि ये मैच्योरिटी के सवाल है। और जहां तक जुर्माने की बात आएगी, उच्च न्यायालय की जुर्माना लगाने की शक्ति अप्रतिबंधित, क्योंकि वो तो कोई भी दंड दे सकते हैं, और जुर्माना भी दंड है। जब हम लोग भारतीय न्याय संहिता पढ़ेंगे तो दंडों के प्रकार पढ़ेंगे, उनमें आएगा जुर्माना भी दंड है। तो जुर्माना ये उच्च न्यायालय कितना भी लगाएगा, सेशन न्यायालय कितना भी लगाएगा, सीजीएम एसीजीएम कितना भी लगाएंगे, जहां कारावास का सवाल है वहां शक्ति प्रतिबंधित, जहां मृत्युदंड का सवाल है वहां पर शक्ति प्रतिबंधित। क्योंकि हमने कहा था कि दंड एक ऐसी स्थिति है जिसमें आप रहना नहीं चाहते। दंड की तात्विक व्याख्या यही है कि दंड आपको ऐसी स्थिति में रखना है जो आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं है। इसका एक रूप कारावास है, इसका एक रूप संपत्ति का समर्पण है, इसका एक रूप जुर्माना है, ठीक है। और इसके एक रूप पहले कोड़े मारना आदि आदि भी होता था। तो जुर्माना भी दंड है, लेकिन जुर्माना कारावास की अपेक्षा कम कठोर दंड है। कारावास ज्यादा कठोर दंड है, और कारावास सिर्फ 2 प्रकार का, सादा सश्रम, तो सश्रम ज्यादा कठोर है। फिर आपका आजीवन कारावास और कठोर है, और फिर मृत्युदंड तो सबसे कठोर है। तो दंडों के प्रकार हैं, दंडों के वर्ग हैं, ठीक है। तो कठोरतम दंड जो है वो सबसे मैच्योर व्यक्ति को, और कठोरतम दंड यानी मृत्युदंड देने की अधिकारिता अगर किसी को दी हुई तो प्रतिबंधित इस दंड। और शेष मामलों में क्रमशः शनय शनय प्रतिबंध ढीले होते हैं। ये हम लोग देखेंगे। सेक्शन कहता दंडादेश जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकेंगे। कहता उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दंडादेश दे सकेगा। देयर इज नो लिमिटेशन, कोई लिमिटेशन नहीं। कहता विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दंडादेश, हाई कोर्ट ये दे देगा, मृत्युदंड दे देगा, आजीवन कारावास दे देगा, और जुर्माना जितना चाहे लगा दे। हालांकि उसके संबंध में भी सीमाएं हैं, देखेंगे, बात करेंगे उन पर भी, ठीक है। लेकिन उच्च न्यायालय की दंड देने की शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं। दंड देने की, ठीक है, आपको कुछ देने की शक्ति है। इसका मतलब यह होता है कि आपको देने का संकल्प करने की शक्ति और फिजिकली दे देने की शक्ति दोनों है, तभी तो कहा जाएगा देने की शक्ति है। इसका मतलब उच्च न्यायालय को दंड देने की शक्ति है। विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी नहीं मृत्युदंड दे सकता है, घोषित कर सकता है और एग्जीक्यूट भी करवा देगा। सेशन न्यायालय की मृत्युदंड देने की शक्ति है, इसका मतलब घोषित कर सकते हैं, किंतु फिजिकली एग्जीक्यूट नहीं करा सकते जब तक कि उच्च न्यायालय पुष्ट न कर दे। इसका मतलब शक्ति प्रतिबंधित हो गई, ठीक है ना। तो सेक्शन 2 कहता है सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश। अपर सेशन न्यायाधीश एडिशनल सेशन जज होते हैं, तो चूंकि एडिशनल है तो उनकी ताकत सेशन जज जैसी ही रहेगी। तो कहता है सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दंडादेश दे सकते, किंतु दे तो हाई कोर्ट के समान कोई भी दंडादेश दे सकते हैं, किंतु उनके द्वारा दिए गए मृत्यु दंडादेश के उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट किए जाने की आवश्यकता यह होगी। इसका मतलब शक्ति प्रतिबंधित हो गई, ये अप्रतिबंधित नहीं रही, ठीक है ना। उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश ये दे देंगे, ठीक है। फिर अगला कहता है दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे, और विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश। इसका मतलब जुर्माना भी चाहे जितना लगा दें, क्योंकि जुर्माना भी दंड है। सेशन न्यायाधीश की भी जुर्माना लगाने की शक्ति अनलिमिटेड
ये कहां से निकल आया? शब्दों से। यद्यपि अभिव्यक्त रूप से नहीं लिखा है कि जुर्माना अप्रतिबंधित रूप से लगाने की शक्ति होगी, लेकिन जो लिखा है उसका भाव यही है। ठीक है ना? अब सेशन आप मजिस्ट्रेट कहेंगे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय मृत्यु या आजीवन कारावास या 7 वर्ष की अवधि के लिए कारावास के दंडादेश के सिवाय ऐसा दंडादेश दे सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत, यानी कारावास की शक्ति प्रतिबंधित। मृत्युदंड नहीं दे सकते, आजीवन कारावास नहीं दे सकते, और 7 वर्ष या उससे ज्यादा का कारावास नहीं दे सकते, यानी 7 वर्ष भी नहीं दे सकते। कहता है 7 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास, यानी 7 साल दे सकते, 7 वर्ष से अधिक नहीं दे सकते, यानी 7 साल 1 मिनट नहीं दे सकते। 7 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास के सिवाय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश। तो विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश, इसका मतलब यह है कि सजा जो दे सकते हैं वो 7 वर्ष तक, जुर्माना अनलिमिटेड। क्योंकि कारावास की दशा में शक्ति प्रतिबंधित है, जुर्माने का दंड देने की दशा में शक्ति अप्रतिबंधित ये है। लेकिन एक भी मामले में प्रतिबंधित तो है तो प्रतिबंधित। ठीक है ना? प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास का ये 50,000 रुपए, पहले ही कितना था? 10,000 रुपए, बदल गया है, अब हो गया 50,000 रुपए से अनधिक जुर्माने का, या दोनों, या सामुदायिक सेवा का, सामुदायिक सेवा बढ़ गई है, या सामुदायिक सेवा का दंडादेश दे सकता है। और सामुदायिक सेवा सभी दे सकेंगे क्योंकि वो तो विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दे सकता है। सीजेएम केवल कारावास की दशा में शक्ति प्रतिबंधित है, बाकी सामुदायिक सेवा वो भी दे देंगे, जुर्माना वो भी लगा देंगे, अनलिमिटेड लगा देंगे। ये इनकी शक्ति कारावास और जुर्माना दोनों में सीमित की है, दोनों में सीमित। ठीक है ना? सामुदायिक सेवा के संबंध में असीमित है, यानी सामुदायिक सेवा जितनी प्रोवाइड हो उतनी ये दे सकते हैं। द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास का या 10,000 रुपए से अनधिक अवधि का, ये भी बढ़ गया है, पहले 5,000 था, और कारावास में शक्ति उतनी ही रही जितनी पहले थी। जुर्माने का या सामुदायिक सेवा का दंडादेश ये भी दे सकेंगे। सामुदायिक सेवा से ऐसा कार्य विपरीत है जिसको किसी दोषित व्यक्ति को दंड के ऐसे रूप में जो समुदाय के लाभ के लिए हो करने के लिए न्यायालय आदेश करे, उसके लिए वह किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा। यही सामुदायिक सेवा की विशेषता होगी। और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों का इन्होंने नहीं दिया यहां पर, लेकिन चूंकि उनकी अधिकारिता मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के बराबर ही होती है, इसलिए उनके संबंध में भी यही माना जाएगा कि कारावास 7 वर्ष, किंतु अन्य प्रकार के दंड देने के संबंध में उनकी शक्ति भी अप्रतिबंधित है। अब सवाल यह बचता है कि जुर्माना अगर लगाया गया और जुर्माना आपने नहीं दिया, कारावास तो आपकी स्थिति नहीं कि ना पूरा करो, वो तो जबरदस्ती तुम्हें पकड़ के बंद कर देंगे, लेकिन जुर्माना तुमसे लेना है, और जो कुछ तुमसे लेना वो तुम दोगे या नहीं दोगे तुम पे डिपेंड है। ठीक है? तो अगर तुमने जुर्माना नहीं दिया तब क्या होगा? अब विषय अगला जो कल हम लोग बात करेंगे इसी विषय पर करेंगे, देखेंगे।